हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग 11.2 का क्वेश्चन 4 से सीखेंगे और साथ ही साथ थ्योरी सीखेंगे। तो सबसे पहले दिक् को साइन और दिक् को अनुपात पर आपको कमांड होना चाहिए। दो बिंदुओं का अंतर हो तो दिक् को अनुपात होगा, अगर उसका एंगल हो कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा तो यह दिक् को साइन होगा। ये समझ में आपको आ रहा है? यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए कि दिक् को अनुपात मतलब x2 - x1, y2 - y1 और z2 - z1। अगर दिक् को साइन या दिक् को अनुपात नहीं आता है तो पहले आप चैप्टर नंबर 11.1 का थ्योरी देख लीजिए बढ़िया से, क्योंकि वहाँ पर हर चीज़ को हमने डील कर दिया है। यहाँ थ्योरी बाई क्वेश्चन आपको लेकर चलते चलेंगे हम। पहला कंडीशन सब केस में है, स्टेटमेंट से भी याद रखिएगा किस सिचुएशन में कौन सा थ्योरी आपका अप्लाई होगा। कह रहा है कि यदि एक बिंदु ए से जाने वाली, मतलब कि एक बिंदु दिया गया हो, दिए गए बिंदु ए से जाने वाली, दिए गए बिंदु ए से जाने वाली तथा सदिश बी के समानांतर जाने वाली तथा सदिश बी के समानांतर रेखा का दो समीकरण होगा, ध्यान दीजिएगा। एक होगा सदिश समीकरण, एक होगा एवं कार्तीय समीकरण। ये सारा के सारा हम थ्योरम में सिखाएंगे कि सदिशीय समीकरण और कार्तीय समीकरण क्या होता है। तो पहले सबसे पहला काम है आपका फिगर पर कमांड करना कि फिगर कैसा होगा, उसके अनुसार कैसे काम करेंगे। यह 3D है, x अक्ष, y अक्ष और यह आपका z अक्ष है। ये 3D में एक आपका सदिश दिया हुआ है, बी काम करेगा, a i कैप, b j कैप और c k कैप। कोई भी सदिश जो है वो दो बिंदुओं के अंतर से बना होता है, इसलिए a b c जो है वो दिक् को अनुपात का काम करेगा। और एक बिंदु यहाँ पर है, इसी के समानांतर है यह सदिश दिया हुआ है कि दिए गए बिंदु A से जाने वाली सदिश B के समानांतर, सदिश A से यानी बिंदु A से जाने वाली B के समानांतर, इसका नियामक है x1, y1 और z1, ठीक है। और यहाँ पर एक आपका बिंदु होगा P जो कि रिजल्ट का काम करेगा, x y z तल में है, इसलिए इसका नियामक होगा x y और z। सभी का मापन हम ओरिजिन से करते हैं। कहाँ से करते हैं? ओरिजिन यानी कि मूल बिंदु से करते हैं। तो यह एक त्रिभुज का निर्माण कर रहा है ना, देख लीजिए, एक त्रिभुज का निर्माण कर रहा है। तो कंडीशन क्या होगा? OA प्लस AP इक्वल टू OP हो जाएगा ना। OA प्लस AP इक्वल टू OP, या नहीं समझ में आ रहा है तो AP निकालना हो तो P में से A घटा देंगे, AP निकल जाएगा। चलिए, तो AP इक्वल टू OP माइनस OA, AP इक्वल टू OP माइनस OA होगा यह मेरा। तो अब आइए, सदिश B और AP एक दूसरे के समानांतर है। सदिश B और सदिश AP जो है वह आपका एक दूसरे के समानांतर हैं। तो इस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं? तो इस सिचुएशन में हम काम कर सकते हैं कि सदिश A और सदिश B एक दूसरे के समानांतर हैं। तो सदिश A इक्वल टू सदिश AP इक्वल टू लेमडा इंटू सदिश B लिख सकते हैं ना हम। सदिश AP इक्वल टू AP जो है वह B के समानांतर है। तो दो सदिश समानांतर हो तो क्या दिखाते हैं हम कि सदिश A बराबर लेमडा इंटू B, तो सदिश AP बराबर लेमडा इंटू B। केवल थ्योरम पर कमांड कीजिएगा बस, जो फार्मूला आएगा। AP को क्या लिख सकते हैं हम लोग? AP को, तो AP को लिख सकते हैं ना, AP बराबर OP माइनस OA, OP माइनस OA इक्वल टू लेमडा इंटू सदिश B। अब देखिए, जो A है ना, A इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा? स्थिति सदिश है, तो इसका स्थिति सदिश A होगा। A में काम करेगा x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप, सदिश A का। OP जो होगा ना, OP रिजल्टेंट होगा R, परिणाम ये क्या होगा? x i कैप, y j कैप प्लस z k कैप। यह हो गया आपका OP हो गया। तो यहाँ पर हमें OP बराबर इसको उधर ले जाइएगा, तो लेमडा B माइनस OA था तो क्या हो जाएगा आपका? प्लस OA हो जाएगा ना। तो माइनस OA था तो प्लस OA हो जाएगा।
अब देखिए ओपी किसके इक्वल है, ओपी आर के इक्वल है, तो वेक्टर आर इक्वल टू, यही मेन समझना है सदिश का समीकरण। यदि एक बिंदु और एक समानांतर सदिश दिया गया हो तो सदिश आर इक्वल टू लेमडा बी, ओ ए किसके इक्वल है, तो ओ ए जो है वो किसके इक्वल है, सदिश ए के इक्वल है, सदिश ए। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सदिश आर इक्वल टू सदिश ए प्लस लेमडा बी। इसको हम एक लाइन में लिखवा सकते थे कि एक बिंदु और एक समानांतर सदिश से जाने वाला रेखा का सदिशीय समीकरण सदिश आर इक्वल टू सदिश ए प्लस लेमडा बी। अगर तुम्हारे पास एक बिंदु दिया गया हो और एक तुम्हारे पास उसके समानांतर सदिश दिया गया हो और सदिशीय समीकरण पूछे तो कैसे लिखोगे, तो ये सदिश आर इक्वल टू सदिश ए प्लस लेमडा बी लिखेंगे। चलिए यह हो गया सदिश समीकरण। सदिश समीकरण में दिशा दिया रहता है आपका, लेकिन जब कार्तीय समीकरण में चलेंगे तो केवल पॉइंट होगा, कोई दिशा आपका निर्देश नहीं होगा, केवल पॉइंट पर कहेंगे कार्तीय समीकरण। तो कार्तीय समीकरण ध्यान दीजिएगा, यहाँ सदिशीय समीकरण के बाद कार्तीय समीकरण में आते हैं। तो आर का मान भरा जाए, आर क्या है मेरे पास, तो आर है मेरे पास एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप इक्वल टू ए का वैल्यू क्या है, सदिश ए। तो सदिश ए क्या है, x1 आई कैप y1 जे कैप z1 के कैप। तो x1 y कैप x1 आई कैप y1 जे कैप z1 के कैप प्लस लेमडा बी का वैल्यू क्या है, सदिश बी। तो सदिश बी जो है वो क्या मेरे पास है, ए बी और सी, यानी ऐसे है ए आई कैप बी जे कैप प्लस सी के कैप, ए आई कैप बी जे कैप प्लस सी के कैप। इस तरह से जो है मेरा और सदिश बी का काम कर रहा है, ए आई कैप बी जे कैप और सी के कैप, ठीक है। इस तरह से मेरा सदिश बी का काम कर रहा है, ए आई कैप बी जे कैप और सी के कैप। अब देखो इसको हम इस तरफ लेकर आते हैं, इस तरफ तो क्या लिख सकते हो, तो लिख सकते हैं हम ना कि x माइनस x1 इंटू आई कैप, इसको इस तरफ लेकर आते हैं बराबर किधर, तो लिख सकते हैं y माइनस y1 इंटू जे कैप, और इसको इधर लेकर आते हैं तो z माइनस z1 इंटू के कैप इक्वल टू क्या है, इक्वल टू लेमडा ए आई कैप लेमडा बी जे कैप लेमडा सी के कैप, लेमडा ए आई कैप लेमडा बी जे कैप लेमडा सी के कैप। ध्यान रखिएगा बराबर की स्थिति में x x के बराबर होगा, y y के बराबर होगा और j के बराबर होगा, यानी आई कैप जे कैप और के कैप एक दूसरे के बराबर होंगे। तो हो सकता है क्या कि x माइनस x1 आई कैप बराबर लेमडा इंटू ए आई कैप के बराबर हो, आई से आई कैंसिल हो गया, बाई में आपका चल जाएगा ना a, तो x माइनस x1 बाई ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेमडा हो जाएगा। सेम उसी प्रकार से अगर उसको निकालते हैं उधर वाले टर्म तो निकलेगा y माइनस y1 बाई बी इक्वल टू लेमडा और z माइनस z1 बाई सी इक्वल टू लेमडा। तो अब ध्यान दीजिएगा लेमडा निकला, यानी x माइनस x1 y माइनस y1 बाई बी और z माइनस z1 बाई सी। तो इस स्थिति को हम ऐसे दिखा सकते हैं, किस फॉर्म में, तो इस तरह से इसको लिख सकते हैं हम कि कार्तीय समीकरण। तो कार्तीय समीकरण बराबर क्या है हमारे पास, तो x माइनस x1 बाई ए बराबर y माइनस y1 बाई बी बराबर z माइनस z1 बाई सी। यह तब का समीकरण है जब आपके पास एक दिक् को अनुपात हो, बाई में दिक् को अनुपात ही काम करता है और एक बिंदु दिया गया हो। दिक् को अनुपात जो सदिश समानांतर होगा वह दिक् को अनुपात का काम करेगा और उसके साथ जो सदिश का स्थिति सदिश दिया रहेगा वह उसका बिंदु काम करेगा। तो कार्तीय समीकरण कहता है x माइनस x1 बाई ए y माइनस y1 बाई बी या z माइनस z1 बाई सी, और सदिशीय समीकरण कहता है सदिश r इक्वल टू सदिश a प्लस लेमडा बी। और इसी के आधार से हम किसी क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमने बताया है कि थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन को लेकर चलेंगे। तो आइए देखते हैं कि 11.2 में एक बिंदु और उसके समानांतर सदिश दिया गया हो तो किस तरह से क्वेश्चन को बनाया जाएगा। एक बिंदु और उसके समानांतर सदिश दिया गया हो तो किस तरह से क्वेश्चन को बनाया जाएगा। यह तब का समीकरण है जब एक सदिश दिया गया हो समानांतर, उसी के समानांतर एक बिंदु दिया गया हो या एक बिंदु दिया गया हो और उसी के समानांतर एक सदिश दिया गया हो। केवल आप उस टाइम में एक बात ध्यान रखिएगा, वो बात यह है कि आपका सदिशीय समीकरण पूछ रहा है कि कार्तीय समीकरण पूछ रहा है, बस
और सदिशीय और कार्तीय का केवल फार्मूला आप याद रखिएगा, किसी क्वेश्चन को बड़ा इजीली आप बना सकते हो। तो 11.2 में हम पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 तक बना चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए। 11.2 का क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? बिंदु 1, 2, 3 से होकर जाने वाली, देख लो फिगर, देख लो फिगर भी देख सकते हो। 1, 2, 3 दिया है, ए का वैल्यू 1, 2, 3 ना, और कह रहा है कि इसके समानांतर एक सदिश है। सदिश कौन सा है? बी है। सदिश बी का कंडीशन दिया है 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। जो सदिश बी समानांतर होगा वो हमेशा याद रखिए, वो अपने साथ हमेशा दिक् को अनुपात को रखता है, यानी ए बी सी को रखता है। कभी भी दिक् को अनुपात की जरूरत पड़े तो सदिश बी के पास जाएंगे, यानी लेमडा वाले के पास जाएंगे। जैसे सदिश आर इक्वल टू सदिश ए प्लस लेमडा बी होगा ना, ये हमेशा अपने साथ दिक् को अनुपात को रखेगा बी, और जो सदिश ए है ये हमेशा अपने साथ बिंदु को रखेगा। तो बिंदु को जरूरत पड़ेगा तो सदिश ए का यूज करेंगे, और अगर हम मेरे पास अगर दिक् को अनुपात का जरूरत पड़ेगा तो हम सदिश बी का यूज करेंगे। यहाँ तक क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आगे चलकर हमको कोण निकालना है और कोण में इसका यूज जरूरत है। तो कंडीशन में दिया हुआ है, कह रहा है कि सदिश समीकरण, इसका रेखा का गुजरने वाली समीकरण ज्ञात कीजिए। तो ए नंबर पूछा नहीं है, कौन सा समीकरण, कोई भी समीकरण निकाल सकते हो। तो सदिश समीकरण, तो सदिश समीकरण क्या होता है? बस खाली फार्मूला याद रखो, आर इक्वल टू सदिश ए प्लस लेमडा बी, यही आपका सदिश समीकरण होता है। तो सदिश आर इक्वल टू सदिश ए क्या है? आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप लेमडा इंटू सदिश बी क्या है मेरे पास? तो बी मेरे पास दिया हुआ है 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। तो इस तरह से यह दिया गया सदिश का सदिशीय समीकरण है। अगर कार्तीय समीकरण पूछ लें तो क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा हुआ है, इसलिए इसे हम नहीं बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है कि स्थिति सदिश अवयव दिया हुआ है और इसके समानांतर एक दिशा के समानांतर सदिश है। अवयव पूछ रहा है कि इसका सदिशीय समीकरण भी और कार्तीय समीकरण भी ज्ञात करें। एक्स वाई जेड बिंदु ए का स्थिति सदिश दिया हुआ है, जो सदिश ए होता था, दिया हुआ कितना? तो 2i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप। ए का स्थिति सदिश है, यानी इसका बिंदु निकालना होगा। तो 2 माइनस 1 और कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और इसके सदिश के समानांतर गुजरने वाली एक तुम्हारा सदिश दिया है, सदिश बी, और बी का मान मेरे पास क्या है? i कैप प्लस 2j कैप प्लस माइनस k कैप। यह बी का मान है i कैप प्लस 2j कैप, i कैप प्लस 2j कैप माइनस k। दिशा से जाने वाली रेखा का सदिशीय और कार्तीय दोनों समीकरण निकालना है। तो हमने बताया थ्योरी खाली ध्यान में रखो, सारा क्वेश्चन बन जाएगा। ए नंबर सदिश समीकरण। तो सदिश समीकरण क्या होता है? तो सदिश समीकरण कहता है आपका कि आर इक्वल टू बिंदु से गुजरने वाली दिशा से जाने वाली का समीकरण, ठीक है। आर इक्वल टू सदिश ए प्लस लेमडा बी होता है। तो आर मेरे पास क्या है? तो आर तो आर ए के फॉर्म में काम करेगा। सदिश ए क्या है? तो सदिश ए इक्वल टू स्थिति सदिश पहले से दिया है, केवल भर देना है वैल्यू 2i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप। यह सदिश ए है प्लस लेमडा। सदिश बी मेरे पास क्या है? तो सदिश बी मेरे पास है i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, यह सदिश बी है। और इस तरह से दिया गया सदिश का सदिशीय समीकरण हुआ आर इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी। केवल थ्योरी याद हो, 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, आप इजीली बना सकते हो। बी नंबर पूछ रहा आपसे कार्तीय समीकरण बताएं। तो कार्तीय समीकरण ध्यान रखिएगा, एक बिंदु चाहिए और एक दिक् को अनुपात चाहिए। तो बी नंबर कार्तीय समीकरण। तो कार्तीय समीकरण क्या हमने सिखाया आपके थ्योरम में आपको कि x माइनस x1 बाई ए होना चाहिए, y माइनस y1 बाई बी होना चाहिए, और z माइनस z1 बाई सी होना चाहिए। इसमें कोई भी आपका डायरेक्शन नहीं होगा, ओनली 4 पॉइंट होगा। तो x माइनस x1 y1 z1 कौन रखता है? बिंदु ए रखता है। x1 y1 z1, इसके पास क्या है? इसके पास दिक् को अनुपात है, a b और c है। तो x माइनस x1 का वैल्यू मेरे पास 2 है, तो x माइनस 2 बाई ए का वैल्यू क्या मेरे पास है? तो a का वैल्यू 1 है, क्योंकि इसमें गुणांक जो होगा वह 1 का होगा।
इक्वल टू वाई माइनस वाई वन का वैल्यू -1 है, माइनस माइनस +1 हो जाएगा, बाई में बी का वैल्यू क्या है 2 है, इक्वल टू जेड माइनस जेड वन का वैल्यू क्या है मेरे पास, जेड1 का वैल्यू 4 है, बाई सी में इसका कितना गुणांक है -1 है, तो -1 हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 और 5 का आपका सोल्यूशन हो गया। सदिशीय समीकरण पूछे तो सदिशीय समीकरण, कार्तीय समीकरण पूछे तो कार्तीय समीकरण। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 4 और 5, क्वेश्चन नंबर 6। अभी तक हम वही कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं जिसमें एक बिंदु और एक समानांतर सदिश दिया गया हो। अभी तक हम वही क्वेश्चन को अप्लाई कर रहे हैं, वही कंडीशन जिसमें एक बिंदु और एक समानांतर सदिश दिया गया हो, तब हम किस तरह से बनाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन को पढ़ा जाए, नहीं समझ में आता है तो पहले क्वेश्चन को एकदम डिटेल में पढ़ा जाए, उसके बाद आप काम कर सकते हैं बेहतर तरीका से। उस रेखा का कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए कार्तीय समीकरण निकालना है, जो बिंदु इतना से जाती हो और इतना के समानांतर है, तो समानांतर स्थिति में दिक् को अनुपात जो है वो बराबर होता है, केवल बिंदु बदलते हैं। समानांतर की स्थिति में दिक् को अनुपात क्या होता है, आपस में बराबर होता है, केवल बिंदु बदलते हैं। तो किस बिंदु से जा रही है, तो बिंदु दिया हुआ है -2, 4 और -5, और यह इसके समानांतर है, यह सदिश b है, यह b के समानांतर है, b का है x + 3/3 बराबर y - 4/5 बराबर z + 8/6। ध्यान रखिएगा समानांतर की स्थिति में है और हमें क्या निकालना है, इस बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण, वो भी कार्तीय समीकरण। तो कॉन्सेप्ट को समझना कि समानांतर की स्थिति में दिक् को अनुपात नहीं बदलेगा, क्योंकि दिक् को अनुपात से ही हम निकालते हैं दिक् को साइन। अगर दिक् को अनुपात बदल जाएगा तो दिक् को साइन बदल जाएगा, दिक् को साइन बदल जाएगा तो सदिश ए और सदिश बी का जो कोण है वह बदल जाएगा, और समानांतर की स्थिति में जो सदिश ए का कोण होगा वही सदिश बी का कोण होगा। इसलिए इस बात को एकदम ध्यान रखिएगा कि सदिश ए और बी का जो दिक् को अनुपात है वह समान होना चाहिए, तब ना जब घटाएंगे तो a1/a2, b1/b2, c1/c2 सब एक के बराबर होता है। अगर दिक् को अनुपात बदलने लगे तो समानांतर की स्थिति में तो समस्या ही समस्या हो जाएगा। तो समानांतर की स्थिति है तो जो इसका दिक् को अनुपात है वही इसका भी दिक् को अनुपात होगा, यह सदिश बी का और इससे बनेगा स्थिति सदिश ए का, दोनों का दिक् को अनुपात आपस में क्या होगा, समान होगा। इसलिए सदिश ए का कार्तीय समीकरण केवल बिंदु में परिवर्तन होगा। बिंदु क्या है, x - x1 था, x1 का वैल्यू क्या है 3 की जगह पर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो x - 2 हो जाएगा, तो माइनस माइनस +2 बाई में a का वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं, 3 के तीनों हो जाएगा, इक्वल टू y - y1, तो y - y1 के जगह पर इसमें -4 है, इसमें भी 4 है, तो क्या होगा 4 होगा। अब y कितना हो जाएगा, तो y b हो जाएगा, b का वैल्यू मेरे पास क्या है 5 है, 5 हो गया। z - z1, तो z - z1 का वैल्यू मेरे पास क्या है -5 है, माइनस माइनस +5, y कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यह जो है वह सदिश ए का कार्तीय समीकरण हुआ, यह सदिश बी का कार्तीय समीकरण है। देख लो दोनों का दिक् को अनुपात निकाल लिया जाए, दोनों का दिक् को अनुपात का अनुपात जो है वो बराबर होगा क्योंकि समानांतर की स्थिति में। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको कि अगर दो सदिश ए और बी समानांतर की स्थिति में हो तो दोनों का दिक् को अनुपात समान हो सकता है या समान होता भी है। तो इस सिचुएशन के अनुसार जो बिंदु है वह केवल बिंदु जो है वो बदल जाएंगे। अगर इसी का सदिशीय समीकरण कहता तो सदिशीय समीकरण क्या निकालते हैं हम, सदिश r = सदिश a + λb। तो उस स्थिति में क्या लिखते हैं, ध्यान देना, उस स्थिति में क्या लिखते हैं हम -2i कैप + 4j कैप - 5k कैप + λ। b का वैल्यू क्या काम करता, तो 3, 5 और 6 काम करता। तो यहाँ लिखते हैं हम 3i कैप + 5j कैप + 6k कैप। यह सदिश a का, यह बिंदु a सदिश a का सदिशीय समीकरण हो गया और सदिश a का यह कार्तीय समीकरण हो गया। अगर सदिश ए दिया हुआ हो और इसी के समानांतर कोई और सदिश हो जो पास कर रहा है, मान लीजिए कि 4, 3, 2 से इसका समीकरण निकालना है, तो केवल यहाँ का बिंदु बदलेंगे, यहाँ वाला बिंदु जैसे है वैसे ही रह जाएंगे। इस बिंदु में कोई हम परिवर्तन नहीं करेंगे क्योंकि समानांतर की स्थिति में दिक् को अनुपात जो है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का मेरा सलूशन था।
कंडीशन को तो हम समझा जाए। समानांतर की स्थिति में सदिश ए और सदिश बी का दोनों का दिक् को अनुपात जो है वो समान होगा, क्योंकि दिक् को साइन समान होना चाहिए। समान इसलिए होना चाहिए कि समानांतर की स्थिति में दोनों सदिशों का कोण जो है वो समान होगा, और जब कोण समान होगा तो कोण किससे बनता है? तो कोण बनता है दिक् को साइन और दिक् को अनुपात से ही। और दिक् को साइन दिक् को अनुपात को बदल देंगे तो फिर तो स्थिति आपकी बदल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, एक रेखा का कार्तीय समीकरण है, इसका सदिशीय समीकरण ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। थ्योरम खाली आप याद रखिए। एक रेखा का कार्तीय समीकरण है x - 5 बाई कितना 3 बराबर y + 4 है, लेकिन क्या चाहिए मैं y - y1 ना, तो y - 4 लिखेंगे ब्रैकेट में बाई 7। काहे लिखेंगे हम? y - b चाहिए या y - y1 चाहिए। चलिए z - 6 है, बाई कितना मेरे पास है 2 है। सदिशीय समीकरण के लिए दो चीज़ चाहिए, एक हमें चाहिए दिक् को अनुपात चाहिए और एक बिंदु चाहिए। तो चूंकि बिंदु ए में आ जाएगा 5 - 4 और 6, और दिक् को अनुपात में आ जाएगा a, b, c में क्या होगा आपका? तो a, b, c में हो जाएगा 3, 7, 2। ये दिक् को अनुपात हो गया, ये दिक् को साइन हो गया। इसलिए सदिश, तो सदिश समीकरण, तो सदिश समीकरण में क्या होगा? सदिश R = सदिश A + लैम्डा B होता है। तो सदिश R = सदिश A + लैम्डा B होता है। A मेरे पास क्या है? यह है x1 y1 z1 जो कि A का निर्माण करेगा। तो 5i - 4j प्लस 6k किसका निर्माण किया? सदिश A का, प्लस लैम्डा b किसका वैल्यू है? तो 3, 7 और 2 है। तो 3i प्लस 7j प्लस 2k, यह आपका काम किया लैम्डा b का। इस तरह से दिया गया सदिश का, दिया गया कार्तीय समीकरण का, यह मेरा सदिशीय समीकरण है। सदिशीय समीकरण में सदिश a प्लस लैम्डा b, a जो होता है वह बिंदु को रखता है, और लैम्डा b जो होता है वो आपका दिक् को अनुपात को रखता है। तो दिक् को अनुपात कार्तीय समीकरण में नीचे होता है, और बिंदु x - x1 y - y1 और z - z1 के फॉर्म में होना चाहिए था, यह प्लस था इसलिए माइनस और माइनस के फॉर्म में लिखा गया। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 तक क्लियर कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वह दो बिंदु से जाने वाली रेखा का सदिशीय और कार्तीय समीकरण है। तो नेक्स्ट थ्योरम लिखा जाए कि दो बिंदु से जाने वाली रेखा का सदिशीय एवं कार्तीय समीकरण। सिचुएशन और कंडीशन याद हो तभी किसी क्वेश्चन को हम बना पाएंगे, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है किसी क्वेश्चन को बनाना। अगर थ्योरी समझ लेते हो बढ़िया से तो आप इजीली उसको बना सकते हो। तो नेक्स्ट थ्योरम है कि दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का सदिश एवं कार्तीय समीकरण। जब दो बिंदु दिया गया हो और दो बिंदु से अगर कोई रेखा पास करती है तो उस रेखा का सदिशीय समीकरण क्या होगा और आपका कार्तीय समीकरण क्या होगा। हमने पिछला कंडीशन में सीखा था केवल एक बिंदु दिया गया था और उस बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण सीखा। मेरे पास दो बिंदुएं हैं x, y और z, यह तीन तल है मेरे पास। दो बिंदु मेरे पास इस तरह से हैं, एक a है x1 y1 z1, यह बिंदु b है x2 y2 z2। थ्योरम तो हम प्रूफ करेंगे ही, लेकिन आप केवल फार्मूला याद हो तो आप इजीली बना सकते हो। और यह एक r है रिजल्टेंट x, y और z। सभी का मापन कहाँ से होता है? ओरिजिन से होता है। सबका ओरिजिन से लेकर चलेंगे हम। इसका स्थिति सदिश सदिश A काम करेगा, x1 i कैप, y1 j कैप और z1 k कैप। इसका स्थिति सदिश सदिश R काम करेगा, x i कैप, y j कैप और z k कैप। इसका स्थिति सदिश सदिश B काम करेगा, x2 i कैप, y2 j कैप और z2 k कैप। यहाँ तक कोई समस्या किसी को नहीं होना चाहिए। तो यहाँ तक आप क्लियर हो कि किस तरह से हमें काम किया गया। अब इसके बाद हमें देखना है कि इसका सदिशीय समीकरण और कार्तीय समीकरण कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं और किस तरह से हम निकाल सकते हैं। देखो तो समानांतर की स्थिति हो, जब समानांतर के, अब यहाँ यही मेन कॉन्सेप्ट समझना है, बढ़िया समझिएगा।
जब समानांतर की स्थिति हो तो सदिश ए आर इक्वल टू लेमडा सदिश बी ए बी हो जाएगा ना। तो सदिश ए आर इक्वल टू लेमडा इंटू सदिश ए बी, यहाँ तक सही हो तो सब फिर क्लियर है। समानांतर सदिश कब होंगे? जब ए आर इक्वल टू लेमडा ए बी होगा। ठीक है यहाँ तक? तो अब यह बात रह गई कि सर ए आर कैसे निकालेंगे। तो ए आर निकालने के लिए हम आर में से ए को घटाएंगे, तो सदिश आर माइनस सदिश ए आर, क्योंकि आर की स्थिति सदिश यह है और बिंदु ए की स्थिति सदिश यह है। लेमडा ए बी सर कैसे निकालेंगे? तो बी में से हम ए को घटाएंगे, तो बी का सदिश स्थिति सदिश छोटा बी है, तो बी माइनस ए का स्थिति सदिश ए है, तो माइनस ए। बिंदु के अनुसार इसे हम घटा सकते हैं। इसको जब इस तरफ ले जाते हो तो सदिश आर इक्वल टू सदिश ए, अब समझिएगा बढ़िया से, यहाँ से माइनस में उधर गया प्लस में, प्लस लेमडा इंटू सदिश बी माइनस सदिश ए। यह सदिशीय समीकरण हो गया। हमने क्या सिखाया है? हमने सिखाया है कि ए अपने पास बिंदु रखता है, तो बिंदु रख रहा है ना, और यहाँ लेमडा के बाद जो यह हमने पिछला में था बी, यह अपने साथ क्या रखता है? दी को अनुपात। देखो तो दी को अनुपात नहीं रखता है। x2 माइनस x1, बी माइनस ए कैसे निकालेंगे? तो बी माइनस एक्स निकालने के लिए सदिश बी माइनस, यहाँ देख लिया ज़रा बढ़िया क्लियर रूप से, तो x2 माइनस x1 होगा, x1 इंटू आई कैप प्लस y2 माइनस y1 इंटू जे कैप प्लस z2 माइनस z1 इंटू क्या होगा के कैप। देखो तो x2 माइनस x1 सदिश ए होता है, y2 माइनस y1 यह b होगा और z2 माइनस z1 क्या होगा? c होगा। यही दी को अनुपात का काम करेगा ना, ए बी और किसका? सी के काम करेगा। तो फिर से वही कंडीशन है, सदिश आर इक्वल टू सदिश ए प्लस लेमडा बी। अबरी बार बी माइनस ए करने के बाद दी को अनुपात आएगा ए बी और सी, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या करना है? सदिश बी में से ए को घटाना है, और सदिश बी का स्थिति सदिश है x2 y2 z2, और सदिश ए का स्थिति सदिश है x1 y1 z1। तो x2 माइनस x1 हम ए लिख सकते हैं ना, y2 माइनस y1 हम बी लिख सकते हैं ना, और z2 माइनस z1 क्या लिख सकते हैं? हम सी लिख सकते हैं। तो यहाँ सिंपल सी लॉजिक है कि सदिश आर इक्वल टू सदिश ए प्लस लेमडा बी माइनस ए न लिखकर, बी माइनस ए न लिखकर हम लिख सकते हैं एक बी इस तरह से। फिर वही कंडीशन में आ गया, b मतलब क्या? b माइनस ए है, यही से b1 भी दिखा सकते हो। b1 का मतलब x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। तो यहाँ पर सेम वही है कि अगर एक बिंदु और दी को अनुपात दिया गया था, तो पिछला बार सदिश था, तो सदिश में पहले ही से अपने आप दी को अनुपात होता है, और यहाँ पर दो बिंदुओं का जब घटाएं तब क्या निकल कर आया? मेरे पास दी को अनुपात निकल कर आया। यहाँ तक सही हो? अब चला जाए कार्तीय समीकरण। तो कार्तीय समीकरण ध्यान दीजिएगा, यह था सदिशीय समीकरण। खाली फार्मूला बस याद रखिए क्वेश्चन को बनाने के लिए। आईएएस में कोई प्रूफ नहीं आता है, केवल फार्मूला आता है कि दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का सदिशीय समीकरण निकालें, तो आर इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी माइनस ए। कार्तीय समीकरण, आर का पोजीशन वेक्टर लिखो, एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप। ए का लिखो x1 आई कैप y1 जे कैप और z1 के कैप प्लस लेमडा बी का लिखो बी माइनस ए का, तो बी माइनस ए हमने देखो लिखा है x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। तो x2 माइनस x1 आई कैप y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 इंटू के कैप। यह सदिश बी का है। अब देख लो, इसको इधर लेकर आओ, इसको x1 y1 और z1 को, तो x माइनस x1 इंटू आई कैप हो जाएगा, y माइनस y1 इंटू जे कैप हो जाएगा और प्लस z माइनस z1 इंटू के कैप हो जाएगा, इक्वल टू लेमडा से मल्टीप्लाई कर दो, लेमडा x माइनस x2 माइनस x1 इंटू आई कैप, लेमडा y2 माइनस y1 इंटू जे कैप प्लस लेमडा z2 माइनस z1 इंटू के कैप हो जाएगा। अब देख लो, i और i इक्वल हो गए, हम कॉन्सेप्ट समझना, एक लाइन का और थ्योरम यहाँ से है। तो x माइनस x1 इंटू आई कैप इक्वल टू लेमडा इंटू x2 माइनस x1 इंटू आई कैप। i से i गए आपका, ये बाई में चला आएगा, तो लिख सकते क्या हम कि x माइनस x1 बाई x2 माइनस x1
वाई में आ जाएगा तो x माइनस x1 बाई x2 माइनस x1 किसके इक्वल होगा, लेमडा के इक्वल। सेम इसी प्रकार से अगर y वाला करेंगे हम तो y माइनस y1 बाई y2 माइनस y1 और z माइनस z1 बाई z2 माइनस z1 इक्वल टू लेमडा। तो यहाँ पर एक कन्फर्म आपको समझ आ रहा है फिर से कि x माइनस x1 बाई x2 माइनस x1 दो बिंदु दिया गया हो तो y माइनस y1 बाई y2 माइनस y1 और z माइनस z1 बाई z2 माइनस z1। अब थोड़ा सा और दिमाग अपनी बुद्धि को बढ़ाओ यहाँ से। x2 माइनस x1 क्या कहलाता है, a, y2 माइनस y1 b और z2 माइनस z1 c। तो फिर हम वहीं पर पहुँच गए कि x माइनस x1 बाई a, y माइनस y1 बाई b और z माइनस z1 बाई c। क्योंकि अबरी बार मेरे पास दो बिंदु दिया गया था तो दोनों बिंदु से हमने दिक् को अनुपात को निकाला है। और पिछला बार में जब मेरे पास सदिश दिया गया था तो उसमें पहले ही से आपका दिक् को अनुपात था। तो अगर मेरे पास दो बिंदु दिया गया हो और सदिशीय समीकरण पूछे तो सदिश r इक्वल टू, खाली फार्मूला याद रखना बस, सदिश r इक्वल टू सदिश a प्लस लेमडा b माइनस a। अगर कार्तीय समीकरण पूछे तो x माइनस x1 बाई x2 माइनस x1, केवल फार्मूला से हर क्वेश्चन बन जाएंगे। प्रूफ करा देते हैं क्योंकि आपकी थोड़ा सा इंटेलिजेंट जो बुद्धि है वो थोड़ा बढ़ जाए बस। y माइनस y1 बाई y2 माइनस y1, z माइनस z1 बाई z2 माइनस z1। चलिए तो अब हम किसी भी क्वेश्चन को इजीली यहाँ से बना सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर था आपका नेक्स्ट आगे, इसलिए हम हमसे थ्योरम बाई थ्योरम लेकर क्वेश्चन चल रहे हैं कि कहीं भी आपको डाउट ना हो कि सर ऐसे कैसे हुआ। केवल आप फार्मूला याद रखिए बस, 5 मिनट का काम था, चाहते तो केवल फार्मूला लिखवा कर और सारा क्वेश्चन हम बनवा सकते थे। ये प्रूफ करा रहे हैं क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट जो है एकदम क्लियर हो जाए, फिर कहीं आपको डाउट ना हो कि हाँ सर यहाँ हमको डाउट रह चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, दिया है, समझना क्वेश्चन को क्या कह रहा है। मूल बिंदु 0 0 0 ओरिजिन से पूछ रहे हैं। मूल बिंदु और कितना से, 5 माइनस 2 और 3 से। एक बिंदु है A, 5 माइनस 2 और कितना से, 3 से। जाने वाली रेखा का सदिशीय समीकरण और कार्तीय समीकरण ज्ञात करें। चला जी, ए में सदिश समीकरण, सदिश समीकरण कहता है, बस खाली फार्मूला याद रखिए, सदिश a प्लस लेमडा सदिश b माइनस a। चलो सबका व्यवस्था कर लो। a क्या होगा, इसी का पोजीशन वेक्टर होगा ना, क्योंकि दो बिंदु है तो पहला बिंदु है सदिश a का काम करेगा और दूसरा बिंदु सदिश b का काम करेगा। कहीं पर स्थिति सदिश होगा जो किसका काम करेगा, r का काम करेगा। तो a क्या है, 0 i कैप, 0 j कैप और 0 k कैप प्लस लेमडा b माइनस a क्या है, घटा के देख लो, 0 में से 5 घटाओ, 0 में से -2 घटाओ, 0 में से 3 घटाओ, क्या हो जाएगा 5 i कैप माइनस 2 j कैप और प्लस 3 k कैप। तो ये तो 0 हो गया, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वेक्टर r इक्वल टू लेमडा इंटू 5 i कैप माइनस 2 j कैप और प्लस 3 k कैप। यह इसका सदिशीय समीकरण हो गया। बी नंबर कार्तीय समीकरण, केवल थ्योरम पर कमांड कीजिए बस, कार्तीय समीकरण। तो कार्तीय समीकरण क्या होता है, कहता है कि x माइनस x1 बाई x2 माइनस x1 दैट इज a, y माइनस y1 बाई y2 माइनस y1 और z माइनस z1 बाई z2 माइनस z1। तो x माइनस x1 y1 z1 0 0 x2 y2 z2, ये वैल्यू मेरे पास है, 2 पॉइंट है। ये काम करेगा x1 y1 और z1 का भी थ्योरी के अनुसार मैंने बताया है। ये काम करेगा x2 y2 और किसका, z2 का। 0 5 माइनस 0 y माइनस y1 0 y2 माइनस y1 0 माइनस 2 माइनस 0 z माइनस z1 0 z2 3 माइनस 0। यहाँ तक सही हो सब। तब यहाँ पर लिख सकते हैं हम x बाई 5 इक्वल टू y बाई माइनस 2 इक्वल टू z बाई 3। ये दिया गया समीकरण का कार्तीय समीकरण है, x बाई 5 ये दिया गया समीकरण का कार्तीय समीकरण है और यह आपका सदिशीय समीकरण है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, अबरी बार आपका 2 पॉइंट दिए हुए हैं और पूछ रहा है कि से गुजरने वाली सदिशीय तथा कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए। मूल बिंदु न देकर 2 पॉइंट आपका दिया हुआ है।
मूल बिंदु ना देकर 2 पॉइंट दिए हो। हम फार्मूला केवल याद रखिएगा, 2 नंबर का आता है क्वेश्चन, इजीली आप बना सकते हो। एक शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा आपका। चलो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, x, y और z है। स्थिति सदिश बिंदु A, मान लो कि बिंदु A है 3 - 2 और -5 है यह। अब बिंदु B का स्थिति सदिश है मेरे पास कितना, 3 - 2 और 6 है। A और B का स्थिति सदिश है, सदिशीय समीकरण और कार्तीय समीकरण आपसे पूछ रहा है। यहाँ पर कहे रिजल्टेंट होगा वो किसका काम करेगा, R का काम करेगा। सब सिचुएशन वही तरह से फिगर बनाना चाहते हो तो बना दो, और नहीं तो कोई समस्या नहीं, आप छोड़ भी सकते हो। ओरिजिन से, मूल बिंदु से। सदिशीय समीकरण क्या कहता है कि सदिश R = सदिश A प्लस लेम्डा सदिश B माइनस सदिश A, यह है आपका सदिशीय समीकरण। तो सदिश R = सदिश A क्या है, बिंदु या A है जो A का काम करेगा। तो 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 5k कैप प्लस सदिश A का काम करेगा यह लेम्डा B माइनस A, तो B माइनस A निकाल लो। 3 में से 3 कैंसिल करोगे कितना बचेगा आपका, ठीक है 3 में 3 कैंसिल करो, 0i कैप माइनस 2 और माइनस माइनस प्लस 2, ये तो हो जाएगा 0 j कैप, यह 6 माइनस 5 कितना हो जाएगा प्लस 11 k कैप। तो यहाँ पर हमने देखा कि सदिश R = 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 5k कैप, ये सब 0 है, क्या हो जाएगा प्लस लेम्डा 11 जो है वह केवल k कैप के फॉर्म में होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने इसका सदिशीय समीकरण निकाला है। अब कार्तीय समीकरण निकालना है। तो कार्तीय कहता है x - x1, x1 का वैल्यू क्या है मेरे पास, x1 y1 z1 है, x1 y1 और क्या है आपका z1 है, तो 3 है। तो x - 3 बाई x2 - x1 यहाँ निकाल कर आ चुके हैं, यही ना है a b c का वैल्यू निकाल लो। फिर यहाँ से देखो 3 - 3 कितना हो जाएगा 0, तो 3 - 3 आपका 0 के फॉर्म हो जाएगा। 3 - 3 जो है वो क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, तो 0 लिख दीजिए। y - y1, तो y - y1 क्या मेरे पास है, तो y1 का वैल्यू है -2, तो माइनस माइनस +2, अब y कितना हो जाएगा, तो y हो जाएगा y2 - y1, तो y2 - y1 का वैल्यू क्या है 0 है, तो 0 लिख दो इक्वल टू z - z1, तो z - z1 का वैल्यू मेरे पास क्या है -5 माइनस माइनस +5 बाई में z2 - z1, तो z2 - z1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 6 + 5 क्या हो जाएगा आपका 11। इस तरह से ये दिया गया समीकरण जो है वो कार्तीय समीकरण होगा। लेकिन बाई के टर्म में 0 आपका आया हुआ है, एक मिनट लिख ले जाए वो तो ठीक है, तो बाई के टर्म में 0 नहीं आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11.2 का, ठीक है 0 के फॉर्म में ही आंसर आपका दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एनी नंबर बाई 0 आपका इन्फिनेटिव होता है, लेकिन ये 0 के टर्म में आंसर दिया है, कोई इसका कैलकुलेशन आगे नहीं किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का, क्वेश्चन नंबर 9 का ये सोल्यूशन था, 8 और किसका 9 का। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वह 2 बिंदुओं के 2 रेखाओं के बीच का कोण है कि 2 रेखा जब पास करी है तो उसका कोण बताएं। क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 में 2 रेखा जब पास कर रही है तो दोनों के बीच का क्या कोण बन रहा है वो कोण निकाल लें। तो पहले हम 2 रेखाओं के बीच का कोण निकालना सीखेंगे थ्योरी के माध्यम से, तब ना उसका कोण निकाल पाएंगे हम लोग। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13, 14, अच्छा 14 अलग से थ्योरी है, 13 तक 10, 11, 12 और 13 का थ्योरी देखा जाए। क्या कहता है 2 रेखाओं के बीच का कोण, 2 रेखा दिया गया हो और दोनों रेखाओं के बीच का कोण निकालना हो, एंगल बिटवीन 2 लाइंस कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो 2 मेरे पास रेखा है एक्स वाई जेड तल में, उसके बीच का कोण निकालना है। L1 L2 कहीं से पास कर रहा है, यहाँ जो एंगल है वो थीटा बना रहा है। 2 रेखाएं हैं, दोनों का एंगल थीटा है, रहने दी सब। यह L1 रेखा है और यह L2 रेखा है।
दोनों का बीच का जो एंगल क्रिएट हुआ वो क्या हो रहा है, आपका थीटा क्रिएट हो रहा है। तो पूछ रहा है कि थीटा का वैल्यू निकालें। यह R इक्वल टू, इसका इक्वेशन है A1 प्लस लेमडा B1, इसका इक्वेशन है A2 प्लस लेमडा B2। ये दोनों का इक्वेशन दिया हुआ है सदिशीय फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में। इस दोनों का एंगल निकालना है। हमने पहले ही सिखाया था आपको कि एंगल तभी निकाल सकते हैं जब दोनों का दिक् को अनुपात किसके पास है। तो इसमें है B1 के पास और इसमें है किसके पास, B2 के पास। तो एंगल निकालने के लिए फॉर्मूला यूज कीजिएगा कॉस थीटा, क्योंकि दिक् को अनुपात ही बताएगा ना कि इससे कितना दूरी पर कितना एंगल का क्रिएट कर रहा है। कि पॉइंट क्या है, पॉइंट तो पॉइंट से कोई मतलब नहीं, पॉइंट पे है टच कर रहे हैं, लेकिन यह और यह बताएगा कि किसका डायरेक्शन क्या है और इसका डायरेक्शन क्या है, और दोनों का डायरेक्शन का मिडिल जो भाग होगा वही आपका एंगल होगा। तो कॉस थीटा इक्वल टू वेक्टर B1 डॉट वेक्टर B2, मतलब इसका दिक्कोनुपात और इसका दिक्कोनुपात का डॉट किया जाए, अब बाई में B1 का मॉडुलस इंटू B2 का मॉडुलस। दो सदिशीय रूप में समीकरण दिया गया हो और उसका कोण निकालना हो तो B1 डॉट B2, B1 का मॉडुलस और B2 का मॉडुलस। यही अगर आपका कार्तीय फॉर्म में हो जाए, कार्तीय फॉर्म में समीकरण क्या होगा, ऐसे होगा x माइनस x1 बाई A1, y माइनस y1 बाई B1 और z माइनस z1 बाई C1। इसका क्या होगा, x माइनस x2 बाई A2, y माइनस y2 बाई B2 और z माइनस z2 बाई C2। यह आपका कार्तीय समीकरण दोनों रेखाओं का। तो उस कंडीशन में देख लो क्या हो जाएगा, cos थीटा इक्वल टू B1 डॉट B2। तो B1 डॉट B2 क्या होगा, तो B1 डॉट B2 कराया जाए तो इसका स्थिति और इसका स्थिति B1 का सदिश क्या होगा और B2 का सदिश क्या होगा। पहले B1 और B2 का हम सदिश लिख दें। तो B1 का सदिश होगा मेरे पास B1 का सदिश क्या होगा, तो A1 I कैप, B1 J कैप और C1 K कैप। B2 का सदिश क्या होगा, तो B2 का सदिश होगा A2 I कैप, B2 J कैप और C2 K कैप। देख लो यही जो है A1 B1 C1 ये चल जाएगा सदिश B में, यह जो है A2 B2 C2 ये चल जाएगा सदिश B में। थ्योरी को समझिए बढ़िया से, थ्योरी को समझ पाइएगा तभी क्वेश्चन को इजीली बना पाइएगा। यह पॉइंट होगा x1 y1 z1 जो सदिश A1 का काम करेगा, यह पॉइंट होगा x2 y2 z2 जो सदिश A2 का काम करेगा। यहाँ तक सब सही हो। हमें केवल चाहिए दिक् को अनुपात वाला वैल्यू, यानी कि A1 B1 C1 A2 B2 C2। तो सदिश B डॉट सदिश B2, तो A1 डॉट A2 प्लस B1 डॉट B2 प्लस C1 डॉट C2 हो जाएगा। देख लो A1 डॉट A2 I डॉट I का वैल्यू 1, B1 डॉट B2 J डॉट J वैल्यू 1, C1 डॉट C2 K डॉट K का वैल्यू 1। बाई में मैग्नीट्यूड ऑफ B1 यानी A1 का होल स्क्वायर, B1 का होल स्क्वायर, C1 का होल स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ B2 A2 का होल स्क्वायर, B2 का होल स्क्वायर और C2 का होल स्क्वायर, यानी A का परिमाण और किसका परिमाण, B का परिमाण। तो अगर दिक् को अनुपात या दिक् को साइन दिया गया हो, अगर कोण निकालना हो और कार्तीय फॉर्म में हो तो क्या करेंगे हम, A1 A2 B1 B2 C1 C2, A1 A2 B1 B2 C1 C2 बाई में A1 का होल स्क्वायर, B1 का C1 का, A2 का B2 का C2 का। अब यहाँ कंडीशन अप्लाई होता है कि यदि दोनों रेखाएं जो है L1 लंबवत हो जाए किस पर, L2 पर, तो उस कंडीशन में cos थीटा का मान 90 होगा और cos 90 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तब क्या हो जाएगा उस सिचुएशन में, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बाई में अंडर रूट A1 का होल स्क्वायर, B1 का होल स्क्वायर प्लस C1 का होल स्क्वायर अंडर रूट A2 का होल स्क्वायर प्लस B2 का होल स्क्वायर प्लस C2 का होल स्क्वायर, cos 90 और cos 90 का वैल्यू 0 होता है। तो टोटल चला गया 0 में, तो ये 0 हो जाएगा। 0 इक्वल टू A1 A2 प्लस B1 B2 और प्लस C1 C2। तो ये हमने स्टेटमेंट में आपको लिखवाया था, बताया था कि आगे चलकर इसको प्रूफ करवाएंगे। तो A1 इंटू A2 B1 इंटू B2 और C1 इंटू C2। अगर दो रेखाएं लंबवत हो, आप परपेंडिकुलर फॉर्म में दिखाना हो तो A1 A2 B1 B2 और C1 C2। यहाँ से आपको क्लियर हो गया ना कि दो सदिश दिया गया है, दोनों का दिक् को अनुपात से ही काम चलाएंगे। दिक् को यहाँ पर जो बिंदु है उस बिंदु से कोई मतलब आपको नहीं है, क्योंकि दिक् को अनुपात ही बताएगा ना कि दोनों के बीच का दूरी क्या है, यानी दोनों के बीच का कोण क्या है।
अगला कंडीशन, यदि L1 और समानांतर हो जाए किसका, L2 का, तो फिर याद रखिएगा A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 इक्वल टू C1 बाई क्या होता है, C2 इक्वल टू K होता है। तो अगर समानांतर रेखाएं प्रूफ करना हो तो A1 बाई A2 B1 बाई B2 C1 बाई C2 दिखाएंगे। अगर लंबवत प्रूफ करना हो तो A1 इंटू A2 B1 इंटू B2 C1 इंटू C2 बराबर 0 दिखाएंगे। अगर दोनों रेखाओं का कोण निकालना हो तो A1 A2 B1 B2 C1 C2 बाई में A1 का होल स्क्वायर B1 का C1 का A2 का B2 का और किसका, C2 का। यदि आपका सदिशीय फॉर्म में दिया हो तो सदिश B1 डॉट B2 और B1 का मैग्नीट्यूड B2 का मैग्नीट्यूड। अगर सदिशीय फॉर्म हो तो इस फॉर्म में होगा जो कि लेमडा के बाद और म्यू का बाद वाला काम करेगा। इसमें लेमडा है, इसमें भी लेमडा है या म्यू भी ले सकते हो, अलग अलग आप अचर राशियाँ ले सकते हो। अगर कार्तीय तल में दिया हो तो उसके नीचे वाला टर्म जो है वह काम करेगा आपका दिक्को अनुपात का, यह टर्म जो है वह काम करेगा किसका, आपका बिंदु का। यहाँ तक आप सही है। इसी के साथ एक और थ्योरी है जिसको हम सिखा देते हैं क्योंकि आपको एकदम टोटल आप क्लियर हो जाना चाहिए। दो रेखाओं के बीच का दूरी निकालना हो तो दूरी के कंडीशन में कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, यह याद रखिएगा। कौन जब निकालना हो दो रेखाओं के बीच का तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। जब हमें दूरी निकालना हो दो रेखाओं के बीच का, और इस तरह से आपका समाप्त हो जाएगा। जब दो रेखाओं के बीच का दूरी निकालना हो तो किस फार्मूले का यूज करेंगे, एकदम सेम यही कंडीशन है। ये आपका सदिशीय रूप या कार्तीय रूप या सदिश B1 या सदिश B2 है। अब सदिश A1 निकाल लो तो सदिश A1 क्या होगा, तो A1 हो जाएगा x1 i कैप y1 j कैप और z1 k कैप। x1 i कैप y1 j कैप और z1 k कैप सदिश A1 का मान हुआ। सदिश A2 क्या हो जाएगा, तो सदिश A2 बराबर हो जाएगा x2 i कैप y2 j कैप और z2 k कैप। देख लो चार गो टर्म है, सदिश A1, सदिश B1, सदिश A2 और सदिश B2। इसी तरह से यह कार्तीय समीकरण है, यह आपका सदिशीय समीकरण है। तो दोनों के बीच का दूरी निकालना हो, डिस्टेंस ऐसे पास करो, ये डिस्टेंस निकालना हो दूरी दोनों के बीच का। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला कहता है क्या कि A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, A2 में से A1 को घटाया जाए, A2 माइनस A1 यानी A2 में से जो है वह A1 को क्या किया जाए, घटाया जाए। A2 माइनस A1 B1 क्रॉस B2 होगा। A2 माइनस A1 सिंबल इसमें थोड़ा मिटका हुआ आपका, A2 माइनस A1 और B1 क्रॉस B2 होना चाहिए। हाँ, A2 माइनस A1 डॉट B2 क्रॉस B1, B2 क्रॉस B1, A2 माइनस A1 सॉरी B1 क्रॉस B2, B1 क्रॉस B2 बाई में, तो बाई में दिया हुआ आपका B1 अक्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड। डिस्टेंस फार्मूला इससे आपका शॉर्ट क्वेश्चन दिया रहता है, क्या फार्मूला याद रखिएगा कि दो सदिशीय फॉर्म में रेखा दिया हो, दोनों के बीच का दूरी निकालना हो तो A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 बाई में B1 और B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड से आप डिवाइड कर दो। यहाँ तक सही हो। A2 माइनस A1 B1 क्रॉस B2 डॉट करा दीजिए और B1 क्रॉस B2 के मैग्नीट्यूड से भाग दे दीजिए। यदि रेखा L1 और रेखा L2 समानांतर हो जाए, क्या हो जाए, समानांतर हो जाए, तो उस स्थिति में दोनों का दिक् को जो अनुपात है वह सेम ही न होगा, B1 का B2 का भी, क्योंकि रेखा यह L1 है और रेखा कौन सा हो गया, L2 हो गया। तो L1 और L2 जब समानांतर की स्थिति में कंडीशन में आ जाए तो उस कंडीशन में कहता है कि दोनों का दिक् को अनुपात जो है वह क्या होगा, समान होगा। उस समय समीकरण क्या होगा, तो सदिश R इक्वल टू A1 प्लस लेमडा इंटू सदिश B और सदिश R इक्वल टू A2 प्लस लेमडा इंटू सदिश B। यानी सदिश B में कोई परिवर्तन नहीं हुआ क्योंकि समानांतर की स्थिति में हमने सिखाया है कि दोनों रेखाओं का दिक्कोनुपात क्या होता है, समान होता है। तब दूरी निकालना हो तो डिस्टेंस इक्वल टू दोनों के बीच का दूरी इक्वल टू A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 क्रॉस सदिश B बटा में सदिश B का मैग्नीट्यूड जब समानांतर की स्थिति में हो तब। अगर आपसे पूछ दे कि दो रेखाएं लंबवत हैं और उनके बीच का दूरी निकालें
दो रेखाएं लंबवत है, बीच का दूरी निकाले। ध्यान रखिएगा, जब दो रेखाएं लंबवत होगा तो दोनों को एक दूसरे को टच करना जरूरी है ना लंबवत की स्थिति में। उस समय जो दूरी होगा दोनों के बीच का वो आपका 0 होगा। तो ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि L1 और L2 दो रेखा दिया गया है, दोनों एक दूसरे पर लंबवत है, तो दूरी उसका क्या होगा, तो दूरी उस समय क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि लंबवत होने के लिए दोनों को स्पर्श करना जरूरी है। और जब रेखा L1 और L2 स्पर्श कर गया तो फिर दूरी कहाँ बीच में। समानांतर होने के लिए स्पर्श करने की जरूरत नहीं है, समानांतर की स्थिति में स्पर्श करे या ना करे, लेकिन वो दोनों के बीच का हम दूरी निकाल सकते हैं। लेकिन लंबवत की स्थिति में वो दोनों स्पर्श करेगा और उसका दूरी हम यहाँ से नहीं ज्ञात कर सकते हैं, इसलिए दोनों के बीच का दूरी जो होगा वह 0 होगा। तो हमने सीखा इस थ्योरम में कि दो रेखाओं के बीच का कोण क्या होगा, जब दो रेखाएं समानांतर होगी तब स्थिति क्या होगी, जब दो रेखाएं लंबवत होगा तब स्थिति क्या होगा, दो रेखाएं जब असमान रूप से जा रहा होगा तो बीच दोनों के बीच का दूरी क्या होगा, जब दोनों रेखाएं समानांतर होगा तब दोनों के बीच का दूरी क्या होगा, और जब दोनों रेखाएं लंबवत होगा तब दोनों के बीच का दूरी क्या होगा। यानी कोण और दूरी हमने हर सिचुएशन में सीखा। अब क्वेश्चन नंबर आपका सीखते हम लोग कहाँ से, क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर जितना क्वेश्चन है 11.2 में वो सारे के सारे हमारे बन जाएंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से कैसे सॉल्व आउट किया जाएगा। तो अब हम यहाँ से क्वेश्चन नंबर 10 से बना सकते हैं टोटल आपका 11.2 तक का। 10 से क्वेश्चन नंबर 11.2 में आपका दो रेखाओं के बीच का कोण निकालना है या यह दिखाना है कि दो रेखाओं के बीच का दूरी क्या होगा, या तो आपको स्थिति दिखाना है। तो केवल आप फार्मूला याद रखिएगा, फार्मूला भी ऑब्जेक्टिव टाइप में आपका एग्जाम में आ सकता है। थ्योरी कंबाइन कर लीजिए, किसी भी क्वेश्चन को तो हम इजीली बना सकते हैं हम लोग। और थ्योरी अगर ना बने तो फिर मुश्किल ही मुश्किल है, इसलिए थ्योरम पर एकदम कंबाइन कीजिएगा। हर क्वेश्चन बाई आपको मैंने थ्योरम बता दिया है। अब कहीं भी कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए कि हाँ सर ये थ्योरम आपने नहीं बताया या क्वेश्चन को तरीका नहीं बताया। तो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि फाइंड द एंगल बिटवीन ऑफ टू लाइन पेयर लाइन, दो रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करें। ए और बी है, अगर ए हम बनाए तो बी आपसे बन जाना चाहिए। R = दिया हुआ है मेरे पास 2i कैप माइनस 5j कैप प्लस k कैप प्लस लेमडा इंटू 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप। चलिए दूसरा है R = 7i कैप माइनस 6j कैप, k कैप है 0j कैप माइनस 6k कैप प्लस म्यू, मतलब अलग अलग कांस्टेंट राशियां हैं दोनों में, म्यू 3i कैप 5j कैप माइनस 4k कैप। यह दो आपके अलग अलग हैं कंडीशंस। फिर से मिला लेते हैं 2i कैप माइनस 5j कैप प्लस k कैप, लेमडा 3i कैप 2j कैप प्लस 6k कैप। एक बार क्वेश्चन को लिखने के बाद खुद से एग्जाम हॉल में मिलाइएगा, कहीं भी मिस्टेक हो जाए तो फिर मुश्किल हो जाएगा। दूसरा है 7i कैप, j नहीं है तो 0j लिख दिए प्लस k लिख दिए, 2i कैप वो देख लीजिए दूसरा लिख दिए ना, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। तो ऐसा मिस्टेक होते रहता है, इसलिए हम ध्यान समझते हुए दूसरा का हमने वैल्यू को लिख दिया था। तो यहाँ तक अगर आपको क्लियर है तब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। यह वेक्टर a है, यह वेक्टर b1 है, यह a1 है, यह b1 है, यह आपका a2 है और यह आपका b2 है। चलिए एंगल निकालने के लिए हमें डायरेक्शन ऑफ रेशियो चाहिए, न कि हमें पॉइंट चाहिए। तो चलिए क्या कि चूँकि हम जानते हैं कि वी नो दैट cos थीटा इक्वल टू वेक्टर b1 डॉट वेक्टर b2 बाई में b1 का मैग्नीट्यूड और किसका मैग्नीट्यूड, b2 का मैग्नीट्यूड, cos थीटा इक्वल टू b1 डॉट b2, b1 का मैग्नीट्यूड b2 का मैग्नीट्यूड। सेम आपका क्वेश्चन नंबर जो b है वो आप इजीली बना सकते हो। करा b1 डॉट b2 3 इंटू i कैप 3 हो जाएगा, 2 इंटू 2j कैप 4 हो जाएगा, और यहाँ 6 इंटू 2 कैप कितना हो जाएगा प्लस 12 हो जाएगा। b1 डॉट b2 हो गया 3i कैप। इस तरह से हम लोगों ने कर लिया। अब हमें चाहिए मैग्नीट्यूड ऑफ b1 मैग्नीट्यूड ऑफ b2। तो मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्या हो जाएगा, देखो 3 का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर, 3 का 6 का होल स्क्वायर, तो 9 प्लस 4 प्लस 36 इसका क्या हो जाएगा
1 + 4 + 4, चलो देखो cos थीटा इक्वल टू, तो cos थीटा इक्वल ऊपर जोड़ दो, ये हो जाएगा कितना 16 + 3 19, बाई में ये जोड़ लो 36 40 है 7 49 यानी 49, और इधर कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, यानी 19/7 × 3 यानी कितना हो जाएगा, तो 19/21, तो 19/21 ये आपका आया थीटा cos थीटा इक्वल टू आया 19/21। हमें क्या चाहिए, थीटा चाहिए, इसलिए थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 19/21। और इस तरह से एक शॉर्ट क्वेश्चन आपका आता है। सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर बी, इसी तरह से दिया हुआ है, तो इजीली आप लोग बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में भी है 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ए है और एक क्वेश्चन बी है। एक क्वेश्चन हम बना देते हैं, क्वेश्चन खुद से तो बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11 का हम बी बना देते हैं। यह आपका वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ था, इसको हमने सॉल्व करके cos थीटा निकाल लिया। cos 11 में आपका कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ है। कोई एक फॉर्म में आपका 2 लाइन का इक्वेशन दिया रहेगा और आपसे पूछेगा फाइंड द एंगल, या पूछेगा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन्स। या तो 2 लाइन है, या तो एंगल पूछेगा, या तो डिस्टेंस पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 11 का बी नंबर सॉल्व कर देते हैं हम। L1 है L2 है, दोनों का बीच का एंगल चाहिए। वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है, कार्टेशियन फॉर्म में x/2 y/2 z/1 इसका दिया हुआ है, z - 5/4 y - 2/1 और z - 3/8, ये टर्म जो दिए हुए हैं। अब इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा a1 b1 c1 a2 b2 c2। जब 2 वेक्टर आपका कार्टेशियन फॉर्म में हो तो cos थीटा इक्वल टू हमने सिखाया आपको a1 a2, थ्योरी खाली बात याद रखिए, b1 b2 c1 c2 बाई में अंडर रूट a1 का होल स्क्वायर b1 का होल स्क्वायर c1 का होल स्क्वायर अंडर रूट a2 का होल स्क्वायर b2 का होल स्क्वायर c2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक a1 a2 2 × 4 2 × 4 b1 b2 1 2 × 1 c1 c2 1 × 8 बाई में अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर 4 + 4 + 1 अंडर रूट है, यह 16 + 1 + 8 का होल स्क्वायर 64। जोड़ लो, ये कितना हो जाएगा आपका 8 + 2 10 10 + 8 18, तो 18। तो ऊपर में हो गया कितना 18, और नीचे का वैल्यू चेक किया जाए तो नीचे का वैल्यू आपका हो जाएगा 16 का होल स्क्वायर 16 + 1 + 64, जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 81, तो यह हो जाएगा 9 और वो हो जाएगा 81, तो 18/3 और 81 का लघुत्तम 9 9 दूनी का 18, यानी 2 बटा में कितना आएगा मेरा 3 आएगा, तो 2/3 आएगा। तो cos थीटा इक्वल टू जो वैल्यू है वो 2/3 है, इसलिए थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 2/3, थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 2/3। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 में आपका एंगल फाइंड आउट करना था। एंगल किस तरह से हम लोगों ने फाइंड आउट किया। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 को कैसे सॉल्व किया जाएगा। 12 नंबर कह रहा है कि अगर दोनों लाइन परपेंडिकुलर है तो उस फॉर्म में आप P का वैल्यू बताइए कि P का वैल्यू क्या होगा। 2 लाइन जो है वो परपेंडिकुलर के फॉर्म में है, तो उस समय P का वैल्यू निकालिए कि किस स्थिति में ये लाइन लंबवत होगा। तो देखो 1 - x बाई क्या दिया हुआ है 3 दिया है मेरे पास, इधर क्या है 7y - 14 बाई क्या है 2p है, इधर क्या है मेरे पास z - 3 बाई क्या है मेरे पास 2 है। लाइन का इक्वेशन पहले सही से करो। सही से क्या होता है x - x1/a है, तो x नहीं है माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, तो x - 1 हो जाएगा ना, माइनस जो था बाई में आ गया -3, x - x1/a है। यहाँ y - y चाहिए 7 है ना, 7 को कॉमन निकाल लो, तो y - 2 7 को बाई में ले जाओ 2p बाई कितना 7 y - y1/b, ये तो ठीक है z - 3/2,
अब ये काम करेगा A1 का या B1 का या किसका, C1 का। A1 B1 C1 या लाइन नंबर 1 पहले सेट किया जाता है, जैसे कि द्विघात समीकरण में ax² प्लस bx प्लस c सेट करो तब ना ABC का वैल्यू निकालोगे। दूसरा लाइन क्या है, 7 माइनस 7x कैप, देखो 7 माइनस 7x बाई क्या मेरे पास है 3p है, इक्वल टू y माइनस 5 बाई मेरे पास क्या है 1 है, इक्वल टू 6 माइनस 6 बाई मेरे पास क्या है 5 है। तो यह था लाइन नंबर क्या है 2 है, लाइन 2 है। तो यहाँ से -7 जैसे ही कॉमन निकालेंगे तब यह x माइनस 1 हो जाएगा। -7 कॉमन निकाल के देख लो, x वाला प्लस में और ये माइनस में, 3p अब बाई क्या कर दोगे -7 कर दोगे, y माइनस 5 बाई 1 है, 6 माइनस 6 बाई 5 है। यह हो गया L2, यह हो गया A2 B2 और किसका C2 का वैल्यू। अब चूंकि एक दूसरे पर लंबवत हैं तो लाइन L1 जो है वह लंबवत किस पर है, L2 पर है। तो A1 इंटू A2 तो -3 इंटू 3p बाई कितना -7 प्लस A1 A2 B1 B2 2p बाई कितना 7, 2p बाई 7 इंटू कितना 1 लिखो या ना लिखो, प्लस C1 C2 2 इंटू 5 इक्वल टू कितना हुआ 0। तो आजिए माइनस माइनस प्लस 9p बाई 7 प्लस 2p बाई 7 इक्वल टू 10 है, उधर चल जाएगा -10 हो जाएगा। 7 एलसीएम लेंगे, 9 प्लस 2 11p इक्वल टू -10 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 11p इक्वल टू -17, इसलिए p इक्वल टू -17 यानी 70 बाई कितना 11, -70 बाई 11 अगर इस फॉर्म में आता है तो उस सिचुएशन में आपका जो टर्म है वो आपका परपेंडिकुलर के फॉर्म में होगा। माइनस माइनस प्लस 70 बाई 11, फिर से एक बार देख लो कंडीशन कहीं तो गलत तो नहीं हुआ है। ये आंसर में 70 बाई 11 आ रहा है, मेरे पास आ रहा है -20 बाई 11, तो कहीं ना कहीं तो मिस्टेक हुआ होगा, चेक कर लेते हैं। A1 बाई A2 ठीक है, B1 बाई B2 भी ठीक है और C1 बाई C2 भी ठीक है। माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, C1 बाई C2 A1 बाई A2 भी ठीक है, B1 बाई B2 और C1 बाई C2। क्वेश्चन लिख लेते हैं, एक बार मिला लेते हैं कि आपका क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो Z माइनस 11 का क्वेश्चन नंबर B12 ना 12 हाँ, वो सॉरी 6 माइनस जेज है ना, यहाँ पर 6 माइनस जेज है। अब जब यहाँ से माइनस को निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, जेज -6 और -5 बाई में आ जाएगा, -5 होगा, -5 हो जाएगा तो इधर इसको जब ले जाएंगे तो +10 हो जाएगा, ठीक है 70 बाई 11। इसलिए कॉन्सेप्ट हम समझिएगा, 6 माइनस जेज है, हमें क्या चाहिए था जेज माइनस जेज 2, इसलिए माइनस को कॉमन निकालिए, माइनस बाई में आ गया, अब सब सही है। 70 बाई 11 अगर पी का वैल्यू होगा तो वेक्टर ए और वेक्टर बी या 2 लाइन्स जो है वो परपेंडिकुलर टू ईच फॉर्म में होंगे। क्वेश्चन नंबर 13, ये 12th का आपका सोल्यूशन है। थर्टी नंबर कह रहा है आपसे कि 2 लाइन दिया हुआ है और दोनों लाइन का परपेंडिकुलर फॉर्म में है, शो करके दिखाएं। 13 नंबर, दोनों लाइन जो है वो परपेंडिकुलर फॉर्म में है, मतलब कि दोनों का प्रोडक्ट कराएंगे 0 के बराबर आएगा। x माइनस 5 बाई 7 इक्वल टू y प्लस 2 बाई कितना -5 इक्वल टू z बाई 1 इक्वल टू लाइन L1, x बाई 1 इक्वल टू y बाई 2 इक्वल टू z बाई 3 इक्वल टू यह L2 है। चलिए, यदि L1 परपेंडिकुलर किस पर है L2 पर, तब उस कंडीशन में क्या होगा, तो उस कंडीशन में जो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 किसके भी इक्वल होगा, 0 को इक्वल होगा। जहाँ परपेंडिकुलर का फॉर्म है A1 A2 B1 B2 C1 C2 क्या दिखाए, 0 दिखाए। cos 90 है, cos 90 का पहले 0 होगा। 7 इंटू 1 माइनस 5 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1 या 1 इंटू 3,
तो ये हो जाएगा आपका 7 माइनस 10 प्लस 3, 7 प्लस 3 हो गया 10 माइनस 10 इक्वल टू 0। प्रूफ दैट, यह प्रूफ हो गया कि L1 और L2 जो है वह परपेंडिकुलर फॉर्म में है, परपेंडिकुलर होगा तो उस समय A1 A2 B1 B2 और C1 C2 का जो वैल्यू है वो आपका 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 14, डिस्टेंस फ्रॉम टू लाइन्स है, दो लाइनों के बीच का दूरी निकालना है। नोट किया जाए इसको, दो लाइनों का बीच का दूरी निकालना है। चार चीज़ उसमें होना चाहिए, A1 का वैल्यू, B1 का वैल्यू, A2 का वैल्यू और B2 का वैल्यू। और एक फार्मूला आपको याद होना चाहिए कि A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 बाई में B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड। कैलकुलेशन एकदम सही रखिएगा, क्वेश्चन आपका इजीली बन जाएगा। दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 14 में दो लाइनों का बीच का डिस्टेंस निकालना, आपका दो लाइन पास कर रहा है। चलो पहला लाइन R में दिया हुआ क्या चीज़, तो लाइन R का I कैप प्लस 2J कैप प्लस K कैप प्लस लेमडा इंटू I कैप माइनस J कैप प्लस K कैप, यह हो गया। दूसरा लाइन क्या है, R इक्वल टू, तो R इक्वल टू है 2I कैप माइनस J कैप माइनस K कैप प्लस म्यू इंटू क्या है 2I कैप प्लस J कैप प्लस 2K कैप। ये मेरे पास दो सिचुएशन दिए गए हैं। अब यहाँ पर आपका दोनों से आपका क्या करना है कि डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस क्या होगा, सदिशीय फॉर्म में है। डिस्टेंस इक्वल टू में सिखाया है A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 बाई में B1 अक्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड। अगर इतना आप कर लेते हो तो दोनों का डिस्टेंस हो जाएगा। ये फार्मूला एकदम कंठस्थ आपको याद होना चाहिए। चलिए A2 माइनस A1 पहले निकालो। A2 माइनस A1 क्या होगा, ध्यान रखना है, यह है A1, यह है B1, यह है A2 और यह है B2। एकदम सिंपल फॉर्म है। A2 माइनस A1 माइनस I कैप हो जाएगा माइनस 3J कैप हो जाएगा माइनस 2K कैप हो जाएगा। A2 माइनस A1 हमने निकाल लिया। अब क्या निकालेंगे, B1 क्रॉस B2, B1 क्रॉस B2। ध्यान से समझना, I कैप J कैप K कैप, I कैप J कैप K कैप। इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 माइनस 1 1, 1 माइनस 1 1। इसका कोफिशिएंट क्या है, 2 1 2, 2 1 और 2 है। चलो B1 क्रॉस B2 हम निकाल रहे हैं, तो B1 क्रॉस B2 बराबर I कैप, सामने सामने बंद कर दिया जाए, सामने सामने प्लस माइनस और प्लस कितना हो जाएगा, तो -2 और -1, -2 -1 माइनस J कैप 2 और -2, 2 और -2 प्लस K कैप 1 और माइनस माइनस प्लस 2, 1 प्लस 2। चलो तो B1 क्रॉस B2 का जो वैल्यू है वो कितना आएगा, -3I कैप प्लस 0J कैप प्लस 3K कैप। यह मेरे पास B1 क्रॉस B2 का वैल्यू आया हुआ है। एक बार देखकर बढ़िया सब मिला सकते हो, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे कि -3I कैप प्लस 0J कैप प्लस कितना 3K कैप। चलिए अब इसका मैग्नीट्यूड निकाला जाए, तो B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। √3 का होल स्क्वायर 9 प्लस 9 √18, 18 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3√2। यह B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड है, इसलिए क्या निकालना है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस इक्वल टू A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 मेरे पास क्या है यहाँ पर है I-3। कैलकुलेशन हम सही से, कैलकुलेशन गलती कर बस गलती हो जाएगी। I-3J माइनस 2K A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 क्या है -3I कैप प्लस 0J कैप और प्लस 3K कैप बाई में B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड। B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड कितना है 3√3। चलो तो डिस्टेंस बराबर, अब डॉट करा लो, ये हो जाएगा -3, यह हो जाएगा 0, यह हो जाएगा -6,
डिस्टेंस हमेशा विल बी पॉजिटिव, हमेशा प्लस ही रहता है, ध्यान रखिएगा। 3√3, 3 6 कितना हो जाएगा 9। तो जब इसको मैग्नीट्यूड से निकालोगे यानी मॉडुलस से निकालोगे तो किससे निकलेगा प्लस में, दूरी हमेशा धनात्मक होती है। तो 9 बाई कितना 3√3 कटा दीजिए, कितना से कटेगा 3 से, तो 3 बाई √3 लिख सकते हैं या √3 से हर परिमेयकरण कर सकते हो। तो हो जाएगा कि 3√3 बाई कितना 3, तो 3√3 बाई 3 हो गया मेरा, 3 बाई √3 आया। √3 से हर परिमेयकरण कर सकते हैं हम, तो लिख सकते हैं हम कितना √3 तो 3√3 बाई 3 से 3 कट गया, क्या बचेगा मेरे पास, तो बचेगा √3 बचेगा। तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस आएगा वह आपका √3 आएगा। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा √3 आएगा। नहीं गलती हो रहा आपसे कि 3√2 है ना, 3√2 है, रुक जाइए कैलकुलेशन एकदम सही रखा जाए। -3 या -6 है, -9 है तो मॉडुलस निकलेगा तो +9 और 3√2 है, कटा दिया जाए कितना टाइम में 3 टाइम में, तो कितना आएगा 3/√2। इसी फॉर्म में आपका आंसर दिया हुआ है 3/√2 के फॉर्म में। तो डिस्टेंस निकालने के लिए यह फॉर्मूला याद होना चाहिए कि A2 - A1 डॉट B1 क्रॉस B2 बाई में B1 और B2 का मॉडुलस। इतना आप सब कर लेते हो तो फिर केवल वैल्यू को आपको पुट करना है, अब वैल्यू को पुट करके इजीली आप बना सकते हो। तो यह था क्वेश्चन नंबर 14 का सलूशन। सेम इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 15 है, सेम इसी प्रकार से केवल वह कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ है। किसके फॉर्म में दिया हुआ है, कार्टेशियन फॉर्म में। तो आइए पहले सेट कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को कि x - 1 बाई, तो +1 है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस और -1/7 इक्वल टू y - -1 बाई -6 z -1 बाई कितना 1। ये लाइन L1 है, ठीक। x - 3 बाई 1, y -5 बाई -1 और z -7 बाई 1, ये लाइन L2 है। अब यहाँ से -2 है यहाँ पर, अब यहाँ से हमें A1, A2, B1, B2 सब निकालना है और सारा सिचुएशन करना है। हम A1, A2, B1, B2 निकाल देते हैं। A1 इक्वल टू -i कैप -j कैप -k कैप, A2 इक्वल टू 3i कैप 5j कैप और कितना 7k कैप। चलिए B1 इक्वल टू B1, यही है B1 इक्वल टू 7i कैप 6j कैप +k कैप। कैलकुलेशन खुद से कीजिए। B2 इक्वल टू, B2 क्या है, i कैप -2j कैप और k कैप, i कैप -2j कैप और कितना +k कैप। और यहाँ से आप अब इस फार्मूला का यूज कीजिएगा तो A2 - A1 B1 क्रॉस B2 अब बाई में मॉडुलस ऑफ B1 क्रॉस B2 का। अगर कैलकुलेशन आपका सही होता है तो एग्जाम हॉल में भी सही होगा, नहीं तो रटने से काम नहीं चलने वाला है। कार्तीय समीकरण दिया हुआ है, वहाँ से देखना है कि यह जो पॉइंट होगा वह A1 का काम करेगा, यह सदिश B का काम करेगा, यह सदिश A2 का काम करेगा और यह सदिश B2 का काम करेगा। और यह डिस्टेंस फार्मूला है। अगर आपसे कौन पूछता तो कोई जरूरत नहीं था A1 का A2 का, B1 डॉट B2, B1 का मैग्नीट्यूड इंटू B2 का मैग्नीट्यूड। क्वेश्चन नंबर 15 इस तरह से आप बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 16, फिर 16 क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों का डिस्टेंस ही फाइंड आउट करें। दोनों का डिस्टेंस निकालना। फिर से क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, तो वहाँ से आपको फिर सामने है, एक बार समझा देते हैं कैसे बनाइएगा क्वेश्चन नंबर 16 को। 16 नंबर r इक्वल टू दिया हुआ है सदिशीय रूप में, सदिशीय रूप या कार्तीय रूप दो को देगा ही। r इक्वल टू i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लेमडा इंटू i - 3j और 2k। सदिश A हो गया और यह सदिश B1 हो गया। चलिए दूसरा क्या दिया हुआ है, 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप प्लस म्यू इंटू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप
यह सदिश A2 हो गया और यह सदिश B2 हो गया। यहाँ तक सब सही हो। अब फिर वही काम, डिस्टेंस बराबर A2 माइनस A1 B1 क्रॉस B2 और B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड। खुद से बनाना सीखिए तभी जाकर आप बेहतर कर पाइएगा। अगर आप ऐप पर हो तो वहाँ से आप PDF खोलकर इसका देख सकते हो कि किस तरह सोल्यूशन किया गया। लेकिन हम तो ये कहेंगे कि एक क्वेश्चन में सिखा दिया 14 नंबर, सेम उसी तरह से 15 है, सेम उसी तरह से आपका 16 है। अगर आपका दोनों का बीच कोण निकालना हो तो B1 डॉट B2, B1 का मैग्नीट्यूड इंटू B2 का मैग्नीट्यूड। अगर दोनों के बीच का दूरी निकालना हो तो A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 बाई में B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड। यह सब काम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 भी बना सकते हैं। अब आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 17। इसमें भी दोनों का बीच का दूरी ही निकालना है। तो थोड़ा सा क्वेश्चन को सेट करना है, क्योंकि क्वेश्चन में आपका A1 A2 B1 B2 का वैल्यू जो है वो अलग तरीक़ा से दिया हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 17 को पहले हम सेट कर देते हैं और तब उसके बाद आप लोग सोल्यूशन इजीली कर पाओगे। दूरी और कोण और दिक् को अनुपात और दिक् कोसाइन, इसी पर तुम्हारा पूरा चैप्टर है। 17 में क्या दिया है? सदिश R इक्वल टू दिया, देखो कैसे 1 माइनस टी आई कैप प्लस T माइनस 2j कैप, थोड़ा सा अलग तरीके से दिया है, प्लस 3 माइनस 2t k कैप ना, इस तरह से दिया हुआ है सदिश R। तो पहले क्या करो, इसको सेट करो। सदिश A प्लस लेमडा B के फॉर्म में गुना कराओ। आई कैप माइनस टी आई कैप, टी जे कैप माइनस 2j कैप, 3k कैप माइनस 2t k कैप। अब देखो आई कैप 2j कैप 3k कैप, आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, ये एक साथ हो गया, प्लस t इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो t को हमने कॉमन निकाल लिया, t लेमडा का काम करेगा। क्या बचेगा यहाँ पर? माइनस आई कैप, यहाँ क्या बचेगा? प्लस j कैप, और यहाँ क्या बचेगा? माइनस 2k कैप। तो यह हो गया सदिश A1 और यह हो गया सदिश B1। अब यह जाकर एक लाइन के इक्वेशन में सेट हो पाया। ये कह रहे हैं कि A1 B1 A2 B2 निकालना सीख जाते हो, क्वेश्चन को बना सकते हो। अगला है लाइन था यह L1। अगला क्या है आपके पास? तो अगला टर्म है इसमें कि S प्लस 1 आई कैप प्लस 2S माइनस 1 इंटू जे कैप माइनस 2S प्लस 1 इंटू के कैप, इस फॉर्मेट में दिया हुआ है। फिर से इसको सेट किया जाए। एस आई कैप प्लस आई कैप 2S जे कैप माइनस जे कैप माइनस 2S के कैप माइनस के कैप। अब सेट करो आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, ये काम करेगा A2 का। इसमें भी ऐसे एस को कॉमन निकाल लीजिए, ये काम करेगा म्यू का। क्या बचा हमारे पास? आई कैप, यहाँ क्या बचा? प्लस 2j कैप और यहाँ क्या बचा? माइनस 2k कैप। ये देख लो, ये काम करेगा A2 का और ये काम करेगा B2 का। और इस तरह से आप डिस्टेंस, शॉर्टेज डिस्टेंस निकाल सकते हो। यानी न्यूनतम दूरी का सूत्र क्या होता है? न्यूनतम दूरी बराबर A2 माइनस A1 क्रॉस डॉट B1 क्रॉस B2 बाई में B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 14 बनाया है, वो क्वेश्चन नंबर 15, 16 और 17 सबके सब इसी तरह से बनेंगे। ये सारा हमने डाटा आपको निकाल कर रख दिया है। और इस तरह से आपका 11.2 जो है वह समाप्त हो चुका है। तो नेक्स्ट के क्लास में जैसे हम इसमें पढ़े उसी तरह से पढ़ेंगे 11.3 का भी क्लास। क्या चीज़? थ्योरम के साथ साथ क्वेश्चन को कंबाइन करेंगे ताकि आपको समझ ही आ सके, कॉन्सेप्ट या क्लियर हो सके कि कौन सा क्वेश्चन किस थ्योरी पर अप्लाई होगा। यह 3D जो है वो बेस्ट है थ्योरी पर। तो जब तक थ्योरी क्लियर ना हो तब तक कुछ नहीं है। अभी तक हमने सीखा दिक् कोसाइन, दिक् को अनुपात, दो रेखाओं के बीच का कोण और दो रेखाओं के बीच का दूरी। अब समानांतर हो तब और लंबवत हो तब। तो यहाँ तक क्लास में हम लोगों ने सीख चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं और वहाँ सीखेंगे 11.3 का थ्योरी।